हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 50वां प्रैक्टिस सेट है, यानी आज हमारे प्रैक्टिस सेट्स का अर्धशतक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, हाफ सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमने 49 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और अगर आपको वो सभी प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के यानी पांचों सब्जेक्ट जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो मेन पेपर होता है उसमें हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन का आपका जनरल पेपर होता है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन ही लिए हैं और हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन ही लिए हैं, जिससे कि पांचों सब्जेक्ट आपके रिवाइज होते रहें और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा ना लगे, यानी वीडियो भी आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम चलेंगे अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो कि होता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, जिसमें भी नंबर होता है, हमने आपको बताया था कि नंबर वाले में सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन में कि क्या नंबर चारों ऑप्शन का अलग अलग है। अब देखिए, यहाँ पर चारों का तो नहीं, लेकिन दो ऑप्शंस का नंबर जो है वो यहाँ पर सेम है और दो का यहाँ पर सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम नंबर निकालेंगे तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर नंबर ही हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, 11 से आया 14, यानी +3 हुआ है, फिर यहाँ पर +3 हुआ है, फिर यहाँ पर 20, और फिर यहाँ पर अगर हम +3 करेंगे तो 23 हमारा आएगा, यानी कि 21 वाले आपके आंसर यहाँ पर नहीं होंगे। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। अब देखना है क्या। अब हम इनमें से देखिए कोई सा भी लेटर हम निकाल लें, क्योंकि सारे लेटर आपस में अलग अलग हैं, तो उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाला यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जी होता है 7, 7 के बाद आई होता है 9, फिर के होता है 11, एम होता है 13, तो हमारे यहाँ पर 15 आएगा, और 15 हमारा ओ होता है। तो ओ से स्टार्ट होगा, 23 पर एंड होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, 53 से आया आपका 50.4, उसके बाद 47.8, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस कितने का है। तो देखिए, 50.4 से 53 पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2.6 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से पहले दो में क्या है, 2.6 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए 50.4 में से हम अगर 2.6 माइनस करें तो कितना आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आएगा, और ये 9 में से 2 आपका 7, और ये 47.8 आएगा। देखिए, ये आपका आ रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि डिफरेंस जो है वो सब में आपका 2.6 का है, यानी 2.6 माइनस हो रहा है हर अगले नंबर में। तो हमारा जो लास्ट का नंबर है वो है 42.6। अब इसमें से हमें क्या है, 2.6 माइनस करना है। तो 2.6 माइनस करेंगे तो 40 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोर वाला है। 1 से लेकर 6 तक फ्लोर दिए गए हैं और पूछा है कि कौन से फ्लोर पर कौन रहता है। तो सबसे पहले फ्लोर बना लेते हैं, 3, 4, 5, और ये हो गया आपका 6। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमारा यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने बोला है ये रहा, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो बी। एफ जो है वो डी के बिल्कुल नीचे रहता है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारी बनेगी। अभी हमें यहाँ पर नहीं पता है कि भाई इनको हमें कहाँ पर बिठाना है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ओनली 2 पीपल लिव अबव ई। ई के ऊपर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, यानी कि ई आपका 4th फ्लोर पर होगा, तभी उसके ऊपर 2 लोग होंगे। ठीक है, तो एक की पोजीशन हमारी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। उसके बाद कह रहा है कि डी जो है, डी आपका लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। डी जो है वो आपके ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। तो ऑड नंबर हमारे क्या है, एक तो 1 है, एक आपका 3 है, और एक आपका क्या है 5 है। अब देखिए, डी ऑड नंबर पर है और डी के तुरंत बाद आपका एफ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फ्लोर है, देखिए यहाँ पर डी को रख नहीं सकते, क्योंकि नीचे हमें फिर एफ रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी हमारा आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, क्या हम 1 पर रख सकते हैं। देखिए 1 पर अगर हम 1 की बात करें तो 1 पर अगर हम डी रखेंगे तो फिर यहाँ पर एफ आना चाहिए, लेकिन एफ यहाँ तो कोई फ्लोर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको 1 पर भी नहीं रख सकते। एकमात्र जो फ्लोर बचा है वो है हमारा ऑड 3। तो यहाँ पर हम डी को रखेंगे, और डी के क्योंकि एकदम नीचे एफ रहता है तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इन 3 की जो फ्लोर है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं। देखिए, एफ आपका ये रहा। ठीक है, हम नीचे तो सी को रख नहीं सकते, ऊपर 2 हो गए, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा। सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सही हो जाती है। उसके बाद 2 और बचे हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया। बी डज नॉट लिव अबव सी। बी जो है वो सी के ऊपर नहीं रहता है। बी जो है वो सी के ऊपर, एक ही फ्लोर बचा है, यानी कि बी यहाँ पर नहीं है। बी अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर आपका बी फर्स्ट फ्लोर पर होगा। और
जो एक बचा है आपका, कौन बचा है, ए बचा है, ए आपका फर्स्ट फ्लोर पर हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए मंजिल 2 पर कौन रहता है, ठीक है, मंजिल 2 पर कौन रहता है। तो देखिए हमें ये दोनों पता करने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर हम पहले ही क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते। हमें सिर्फ मंजिल 2 यानी सेकंड फ्लोर का बताना था, तो सेकंड फ्लोर पर आपका एफ रहता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर 4 वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द सेट इन विच द लेटर क्लस्टर आर रिलेटेड इन द सेम वे, यानी कि जो पैटर्न इनमें है वही बताना है कि इन चारों में से वो आपका किस में फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका एन है, तो एन आपका 14 होता है, फिर आया क्यू, क्यू आपका 17 होता है, टी आपका 20 होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए 3 का है, +3 हो रहा है, ठीक है, पहले वाले नंबर में +3 हो रहा है। यहाँ से देखिए पी 16 है, 16 से 19 और 19 से आपका 22, तो यहाँ भी आपका क्या है +3 ही हो रहा है। अब सेकंड वाले नंबर लेटर में देख लेते हैं, जे से आया एम, जे आपका 10 होता है, 10 से आया आपका क्या एम, एम आपका 13 होता है, उसके बाद आया आपका वी, तो वी आपका 22 होता है। देखिए यहाँ पर तो +3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है +9 आपका हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, इसमें भी देख लेते हैं, एल आपका 11 है, 11 से आया आपका 15, सॉरी एल आपका 12 होता है, कि आपका 11 है, एल आपका 12 है, तो ये आपका +3 हुआ है। उसके बाद आपका एक्स है, तो एक्स आपका 24 होता है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका +9 हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पहला वाला लेटर है उसमें +3 देखना है और सेकंड वाले में +3 और +9 देखना है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा कहाँ पर ये फॉलो होता है। तो फर्स्ट वाले पर अगर हम यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो एम से आया आपका ओ, ठीक है, तो एम आपका 13 होता है, ओ आपका 15 होता है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका +2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, एम ओ वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एम पी वाला भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सॉरी एम पी वाला जो है वो तो आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, अच्छा तो पहले जो एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। एम ओ वाला हमारा आंसर नहीं होगा, या तो एन ओ एम एन ओ वाला भी आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एन से हम जाएंगे अगर ओ पर, तो एन 14 होता है और ओ आपका 15 होता है, तो यहाँ तो +1 ही हो रहा है, जबकि हमें +3 चाहिए। तो एकमात्र आपका ऑप्शन कौन सा बचा, फोर्थ वाला, वही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एम आपका 13 है, पी आपका 16 है, एस आपका 19 है, तो पहले वाले में +3 है। अब इसमें देखिए आई से आया एल, आई आपका 9 होता है, एल आपका 12 होता है, तो यहाँ पर +3 हुआ है। अब एल आपका 12 है और यू आपका 21 है, तो प्लस यहाँ पर 9 हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखना है इसमें आपको एक स्क्वायर टेबल पर बिठाना है, वर्गाकार मेज पर बिठाना है। ये देखिए, तो पहले ही हम 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं, और जब भी 8 लोगों को वर्गाकार टेबल पर बिठाना होता है तो 4 लोग आपके बीच में बैठते हैं और 4 लोग जो है आपके कोने पर बैठते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो 4 लोग बीच में बैठेंगे और 4 लोग जो हैं वो आपके कोने पर बैठेंगे। तो अब देखना है कि ये क्या-क्या इसने कंडीशंस यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले इसने बोला है जब सी के बाईं ओर से गिना जाता है तो एल और सी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। एल भुजाओं के केंद्र पर बैठा है, ठीक है। एल जो है भुजाओं के केंद्र पर है, तो मान लिया एल आपका यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सी के बाएं से गिने चाहे दाएं से गिने, सी के हम बाएं ओर से गिने चाहे दाएं ओर से गिने, 3 ही लोग बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं आगे, क्योंकि हमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। एल भुजाओं के केंद्र में बैठा है, ठीक है। के सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, के जो है वो सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सी अगर बैठा है अंदर की ओर मुंह है, तो के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, के आपका यहाँ होगा, तो यहाँ पर भी के आपका यहीं होगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगली सिचुएशन इसने दी है, एन ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एन और ए का अभी हमें नहीं पता है कि हम यहाँ पर कहाँ इसको बिठा सकते हैं। एन ए का अभी नहीं पता है, डी कोनों में से एक कोने पर बैठा है और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, डी जो है वो सी के पास नहीं बैठेगा, यानी कि डी ना तो यहाँ बैठ सकता है ना ही यहाँ बैठ सकता है। तो ये कह रहा है कि डी एक कोने पर बैठा है, तो डी आपका या तो यहाँ बैठेगा या तो डी आपका यहाँ बैठेगा, क्योंकि कोने पर बैठा है और सी के पास में बैठ नहीं सकता। ये कंडीशन भी हमें दी गई है। अब ये कह रहा है कि डी जो है वो आपको किसका निकटतम पड़ोसी है, डी कोनों में से एक कोने पर बैठा है और सी का निकटतम पड़ोसी है, सी का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, डी कोनों और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सॉरी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं जब एन के बाईं ओर से गिना जाता है तो एन और बी के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। एन के बाईं ओर से गिना जाता है, देखिए 3 लोग का मतलब है कि दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं, तो या तो एन को यहाँ बिठाएंगे हम और बी को यहाँ बिठाएंगे, ठीक है। या फिर अगर हम दूसरी सिचुएशन यहाँ पर लें
तो हम n को यहाँ बिठा सकते हैं और d को यहाँ बिठा सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि d जो है c का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो d को हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते, इसलिए हम इसको यहाँ से हटाते हैं और d को नीचे ही बिठा देंगे। d को हमने यहाँ बिठाया और सामने आपका b बैठ जाता है। d नहीं b, सॉरी ये d नहीं b था, ये d नहीं हमारा क्या था, ये b था, क्योंकि d तो हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं, तो b आपका यहाँ आ गया। उसके बाद हमारे पास दो सिचुएशन यहाँ पर बची हुई है। डी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये हमें बताना है कि यानी कि एम हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते, एम को हमें यहाँ बिठाना होगा। और जो एक बचा है अब उसको हम यहाँ पर बिठा लेते हैं। एक हमारे पास कौन बचा है, ए बचा हुआ है, ठीक है, ए बचा हुआ है, ए को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। अब इसने क्या पूछा है, इसने कहा है कि एम के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। एम के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो एम आपका ये रहा, इसके बाईं ओर से 1 2 3 चौथे स्थान पर आपका डी बैठा हुआ है। तो क्या ये आपका यहाँ पर सही है, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। इसे देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो इसने बोला है फटाफट करते हुए चलेंगे और फिर यहाँ पर अपना आंसर निकालेंगे। एक हमारे पास क्या है, वर्गाकार टेबल दी हुई है और इस पर 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 8 लोग आपके ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहली कंडीशन इसने क्या दी है, सबसे पहली कंडीशन इसने दी है ये रहा, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड सी, एल और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो एल हमने ये मान लिया, सी ये मान लिया, क्योंकि किसी भी साइड से हम गिने दोनों के बीच में 3 ही लोग आएंगे। उसके बाद इसने अगली कंडीशन कही है, एल सिट एट द सेंटर ऑफ वन साइड, बिल्कुल सही बात है, एल हमने सेंटर पर बिठा दिया है। और के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, के जो है वो लेफ्ट ऑफ सी बैठा है सेकंड नंबर पर, तो ये आपका यहाँ आ गया। उसके बाद चलते हैं, ये यहाँ तक हो गया। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एन जो है वो एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में सेकंड नंबर पर बैठा हुआ क्या, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए यहाँ होगा तो सेकंड, एक बीच में गैप होगा, तो एक बीच में गैप आपका कहाँ पर है, तो ये तो अभी कई जगह है, तो अभी हम इसको यहाँ पर होल्ड कर देते हैं। उसके बाद इसने क्या कहा है, डी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो आपका डी है वो कोने पर बैठा है और सी का नेबर नहीं है, तो डी आपका ना तो यहाँ आ सकता है ना तो आपका यहाँ आ सकता है। तो हम या तो डी को यहाँ बिठाएं या तो डी को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। अब देखिए डी को अगर हम यहाँ पर बिठा लेंगे, डी को अगर हम यहाँ पर बिठाते हैं और इसको खाली छोड़ते हैं, तो जो हमारी सिचुएशन है ए और एन वाली वो क्या, अच्छा एक बार और एक नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर स्टेप देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप इसने क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड बी, एन और बी के बीच में जो है 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी एन और बी एक दूसरे के क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो एन और बी को हम यहाँ पर कहाँ बिठा सकते हैं, देखिए अगर हमने एन को यहाँ बिठा लिया, सपोज कीजिए एन को हमने कहाँ यहाँ पर बिठाया, एन को अगर यहाँ बिठा लिया तो इसके सामने आपका बी आ जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं। और एक कंडीशन और है हमारी, एन जो है वो ए के राइट में सेकंड पर बैठा है, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा, ये इसके राइट में सेकंड नंबर पर यहाँ आ गया। उसके बाद अगर हम देखें इसने जो नेक्स्ट बोला है, क्या कंडीशन इसने आगे दी है, इसने दी है डी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, डी जो है वो एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो एम जो है वो हमारा यहाँ पर कहाँ आ सकता है, एम आपका यहाँ पर कहाँ आ सकता है, तो एम को अगर हम यहाँ रखें, ठीक है, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, डी आपका क्या है, यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारी जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है, हो जाएंगी। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसने क्या है पूछा, क्या है, हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में 4 नंबर पर कौन बैठा, तो एम यहाँ है, अंदर मुंह है, तो लेफ्ट इसका इस साइड में होगा, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर आपका के बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर प्लस को माइनस से और मल्टीप्लाई को डिवाइड से हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 603 मल्टीप्लाई को डिवाइड से, 3 माइनस को प्लस से 151, और आपका डिवाइड को मल्टीप्लाई से और 3 आ जाएगा और -86 हो जाएगा। तो देखिए कितना है, ये आपका कितना आएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 एकम 201 आया, प्लस 151 में जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 453 आ जाएगा, 15×45 और -86 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 654 -86 करेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन सब में 8 है तो यूनिट डिजिट से आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, 654 में से 86 माइनस करते हैं तो आपका 8 आएगा, और 8 यहाँ पर क्या है 4 बचेगा, तो 8 4 12, 48 जिसमें भी होगा वही हमारा क्या है, सॉरी 8 6 14, तो 6 आएगा। 68 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, ये भी क्या है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसको भी यहाँ पर क्या है, ये भी देखिए क्या है, अराउंड स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर टेबल सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिए, स्क्वायर टेबल ये बना लिए। तो 4 लोग आपके बीच में बैठेंगे और 4 लोग आपके कॉर्नर पर बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसने कंडीशंस हमारे सामने रखी हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम 2 ही फिगर बना लेते हैं क्योंकि एक फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर जो जो पॉसिबिलिटी बनेगी उनको यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो पहला क्या है, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एन जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एम बैठा है। तो हमने मान लिया एन आपका यहाँ बैठा है, ठीक है, और एम आपका यहाँ बैठा है, क्योंकि राइट इधर होगा तो सेकंड टू द राइट ऑफ एम। यही सिचुएशन हम क्या है दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। एम आपका यहाँ है, एन आपका यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसने कहा है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड ए। एल और ए के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि एल और ए एक दूसरे के अपोजिट है। अभी हमें नहीं पता कि ये कहाँ आएगा, तो अभी इसको होल्ड कर देते हैं। तो होल्ड अगर हम ना भी करें तो देखिए 2 सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। एक तो यह है कि एल आपका यहाँ हो और ए आपका यहाँ हो। दूसरी सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है कि एल आपका यहाँ हो और ए आपका यहाँ हो। ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जैसे एल यहाँ हो, ए यहाँ हो। तो देखिए अभी अभी इन दोनों को ही लेकर चलते हैं और आगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें इसको लेना। एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एल जो है वो इमीडिएट नेबर है एम का। तो देखिए एल यहाँ पर एन का नेबर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही वाला फिगर हमें यहाँ पर लेकर चलना है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं। इस तरह से जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है इनकी यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। एल जो है वो एम का इमीडिएट नेबर है। उसके बाद इसने क्या कहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ, ये रहा, ओनली 3 पीपल। अच्छा, एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी। एम और डी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, यानी कि एम और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या है, एम सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। एम जो है वो एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने पहले इसको कॉर्नर पर ही बैठाया था। एम सिट एट दी वन ऑफ द कॉर्नर। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। सी जो है वो एन के इमीडिएट राइट पे बैठी है, तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एन जो है इमीडिएट नेबर ऑफ ए नहीं है, तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद इसने कहा है के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। के जो है वो भी ए का नेबर नहीं है, तो के आपका यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए एक ही बचा है, एक प्लेस बचा है, एक यहाँ पर लोग बचा है, तो वो कौन है, वो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। तो बी आपका यहाँ हो जाएगा। अब इसने जो पूछा है उसका आंसर दे देंगे। बी के संबंध में एम का क्या स्थान है, बी के संबंध में एम का स्थान, तो बी जो एम जो है बी के राइट में सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। सेकंड टू द राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर आपको बताना है 3 जो है सेम ग्रुप से हैं और चौथा अलग है, तो वही बताना है कि कौन सा अलग है। आर होता है आपका 18, एक्स होता है 24 और टी होता है 20। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 18 प्लस 2 हुआ है। अब यहाँ से ये +4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओ आपका कितना है, 15 है। 15 के बाद 21 है, 21 के बाद 17 है। तो 15 से देखिए +2 हुआ है, फिर 17 से +4 हुआ है, यानी कि हमें पैटर्न मिल गया है। पहले से 3 पर जाने के लिए +2 करना होगा और 3 से 2 पर जाने के लिए +4 करना होगा। अब इसको देखिए, के आपका 11 है, क्यू आपका 17 है और एम आपका 13 है। तो यहाँ देखिए 11 और 2 13 और 13 और 4 17 है, यानी कि 3 में हमें सेम पैटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली फोर्थ वाला ही आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख भी सकते हैं 13 है, 13 के बाद 19 है, 19 के बाद 16 है, तो 13 और 3 16 और 16 और 3 आपका 19 आ गया। तो यही देखिए इसमें +3 हो रहा है, बाकी तीनों में आपका +2 और +4 था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पर नंबर ही देखना है, तो नंबर देखेंगे तो हो सकता है एलिमिनेट हो जाए। वैसे तो 3 में 117 है, तो हो सकता है कि 117 वाला यहाँ पर एलिमिनेट ना हो, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो 53 से आया कितना आपका 69, तो ये कितना प्लस हो रहा है, तो ये आपका 16 प्लस हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर अगर चलते हैं तो 69 में 6 ऐड करते हैं तो 75 और 85। जी हाँ बिल्कुल 16 यहाँ पर भी ऐड, यहाँ पर भी 16, तो यहाँ पर भी 16, तो 117 नंबर में तो 117 आएगा, यानी कि एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका 3 में क्यू है, जिनमें से एक आपका एलिमिनेट हो चुका है। तो अब देख लेते हैं, ओ से आया आई, ओ होता है आपका कितना, ओ होता है आपका 15, आई होता है 9, सी होता है 3, डब्ल्यू होता है 23, और आगे देखिए 15 से 9, यानी कि -6 हुआ है। यहाँ भी -6, यहाँ भी -6 और यहाँ भी -6 करेंगे, तो 13 में से 6 गए, आपका 17 बचाएगा। 17 पे आपका क्यू होता है, यानी क्यू से स्टार्ट होगा, इसका मतलब पी वाला आंसर आपका नहीं होगा। देखिए दो में जे है, तो जे से हमें पता नहीं लगने का, इसलिए लास्ट वाला देखेंगे, इसमें आई है, इसमें एल है। तो अब देखते हैं क्या है, इसमें आपका जे है, जे से आया आपका डी, जे आपका कितना 10 है,
डी आपका 4 है, एक्स आपका 24 है और उसके बाद आर आपका 18 है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -6 ही होता जा रहा है, यहाँ पर हमें -6 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 आपका एल होता है, तो जिसमें एल होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर। इन ईच ऑफ द वर्ड, अच्छा इसमें ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं इसमें ईच वोवल इज चेंज टू द इमीडिएट लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी कि वोवल में आपको +1 करना है एंड कॉन्सोनेंट चेंज टू दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी कि कॉन्सोनेंट में -1 करना है। तो आपको बताना है इस तरह बने हुए ऑर्डर में हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म हैव लेटर बी। अच्छा देखिए यहाँ पर इस बार ये नहीं पूछा है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं 49 प्रैक्टिस सेट्स में, उसमें क्या पूछता था कि ऐसे कितने लेटर क्लस्टर होंगे जिनमें आपका वोवल नहीं आएगा या वोवल आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं पूछा है, ऐसा इस बार पूछा है कि किस में आपका बी आएगा। तो देखिए अगर हमारे पास वोवल है A E I O U, तो जिसमें ए होगा उसमें जब हम +A करेंगे तो आपका बी आ जाएगा। तो एक तो हमें ये चीज़ देखनी है, देखिए सेकंड वाले में हमें ए दिख रहा है, यानी कि बी हमें इसमें दिखाई देगा। तो एक तो आपका PEA हो गया, इसमें हमें बी दिखाई दे जाएगा जब हम वोवल को +1 करेंगे। उसके बाद जब हम कॉन्सोनेंट को -1 करेंगे तो बी आना चाहिए। तो बी कब आएगा, जब कहीं पर सी होगा और सी में से एक माइनस करेंगे तो आपका बी आ जाएगा, यानी कि जिसमें सी होगा, जिसमें आपका सी होगा वो आपका बी दिखाएगा और जिसमें ए होगा वो आपका बी दिखाएगा। तो देखिए सी इसमें है और ए इसमें है, इसका मतलब है कि 3 में आपका बी यहाँ पर दिख जाएगा जब हम वोवल में +1 करेंगे और कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जो अभी फरवरी में एग्जाम हुए हैं 2026 में DSSB के, उनको हम बहुत जल्दी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं एज ए प्रैक्टिस सेट। अभी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है और अभी मार्च चल रहा है और लगभग 15 मार्च हुआ है। जब तक आंसर कीज़ नहीं आती हैं एग्ज़ाम्स की तब तक पेपर हमारे पास नहीं आता है, और पेपर हमारे पास अगर नहीं आएगा तो फिर हम पेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा। जैसे ही जिन एग्ज़ाम्स की आंसर की आती रहेगी वो पेपर हमारे पास आता रहेगा और हम उसको एज ए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लाते रहेंगे। उसके लिए अब हमने क्या सोचा है कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपके हुए थे, जो आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे DSSB के, उनको यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से हम लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपके 2026 वाले जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आंसर की आएगी तो फिर उनको भी यहाँ पर आपके सामने एज ए प्रैक्टिस सेट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर। इसके हमको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द बलोच एथनिक ग्रुप इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच नेबरिंग कंट्री। तो आप सभी जानते हैं बलोच जो है वो आपके कहाँ है, बलूचिस्तान का नाम आपने सुना होगा, तो बलोच आपके वहीं से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका पाकिस्तान में आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एम्पावर अ कोर्ट टू कॉल अपॉन अ पर्सन हु इज फॉल्सली क्लेम पब्लिक अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देती है जो झूठा सार्वजनिक अधिकार का दावा कर रहा है। उसको क्या कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं, या फिर सर्टियोरेरी कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं, क्यों वारंटो कहते हैं, अधिकार प्रक्षा कहते हैं, या फिर हार्बस हिबियस कॉर्प्स कहते हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्यो वारंटो। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्यो वारंटो, तो इससे क्या होता है, ये रिट जो है न्यायालय के द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति जो है पद की वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, किसी पद की वैधता की, वो मतलब वो इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है, किसी पद पर काम कर रहा है वो उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं, तो उसके लिए ये जांच की जाती है। और अगर वह व्यक्ति गलत पाया जाता है यानी उसका दावा जो है वो अवैध पाया जाता है तो उसको फिर पद छोड़ने का आदेश जो है वो न्यायालय दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जो पद गलत तरीके से हथिया लेते हैं उसके लिए ये रिट जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी 3 ऑप्शंस को भी अब उसके बाद सेकंड जो है आप देख रहे हैं परमादेश। परमादेश में क्या होता है, ये कौन सी रिट होती है, तो ये होती है जो कामचोर अधिकारी होता है उसके लिए। कामचोर अधिकारी जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है उसके लिए कोर्ट रिट जारी कर सकती है और उसको आदेश दे सकती है कि वो अपना काम जो है पूरी तरीके से करे जो उसको काम मिला हुआ है। तो काम ना करने वाले अधिकारी के खिलाफ ये रिट होती है जिसको न्यायालय जारी कर सकता है और उसको आदेश दे सकता है कि वो अपना काम सही ढंग से करे, नहीं तो फिर वो अपने पद को छोड़कर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये उत्प्रेषण जो है ये क्या होता है,
तो ये क्या होता है कि जैसे निचली अदालतें होती हैं वो कोई अपने मतलब जो उनकी बाउंड्री से बाहर होता है, एक तरह से कह सकते हैं, जो फैसला वो नहीं दे सकते उस फैसले को दे देते हैं, या कोई गलत फैसला दे देते हैं, तो जो आपकी हाई कोर्ट होती है या जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो एक रिट जारी कर सकती है उस फैसले को बदलने के लिए या फिर उस फैसले को रद्द करने के लिए। ठीक है, जो निचली अदालत के गलत फैसले हैं उसको रद्द करने के लिए हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये जारी की जाती है। और जो आपका ये है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अक्सर इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है आपका, ये एक ऐसी रिट होती है जो पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है, जैसे कहते हैं डिटेन कर लिया जाता है अवैध तरीके से, तो कोर्ट उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जो है वो दे सकती है। यानी कि ये किसके खिलाफ होती है, जो अवैध गिरफ्तारी होती है किसी व्यक्ति की, उसके लिए यहाँ पर ये रिट जारी की जा सकती है और उसको तुरंत ही फिर रिहा किया जाएगा। तो ये चारों बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। किसी भी एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द की टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंडियाज फास्टेस्ट एंड इंडिजिनियसली designed router launched in Bengaluru by Union Minister for Communication, Electronics and Information Technology in March 2024। मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किए गए भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप में डिजाइन किए गए राउटर में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीक क्या है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, मतलब फाइबर है, डीएसएल है, वीपीएन है या फिर एमपीएलएस है। तो इसमें जो आपकी तकनीक है वो है आईपीएमपीएलएस। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले वाले आईपी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो है एमपीएलएस, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मल्टीनेशनल प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड लेबल्ड स्विचिंग। ठीक है, मल्टीनेशनल प्रोटेक्टेड लेबल स्विचिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड एज द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उनके पुनरुत्थान के रूप में मनाया जाता है। वो क्या है, एपिफेनी है, क्रिसमस है, पेंटोकोस्ट है या फिर ईस्टर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ईस्टर। ये आपका कब मनाया जाता है, ये जो आपका गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे किसे कहते हैं, जो यीशु मसीह का, ईसा मसीह का जो सूली पर चढ़ाने का दिन है उसको गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे के चौथे दिन, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ये मनाया जाता है और इसको ईस्टर कहते हैं। ठीक है, इसको ईस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राज्य की कुल जनसंख्या और बौद्धों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो किस राज्य में सबसे ज्यादा थे, ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। सिक्किम में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनका जो परसेंटेज है वो लगभग 27.3% रहा। ठीक है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और अगर जनसंख्या मतलब नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये परसेंटेज वाइज और ये आपका नंबर वाइज। तो नंबर में आपका महाराष्ट्र टॉप पर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, विच बुक बाय बोरिया मजुमदार सेलिब्रेटेड द लाइफ एंड करियर ऑफ बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर ऑन हिज 50th बर्थडे। बोरिया मजुमदार की कौन सी पुस्तक बल्लेबाजी के दिग्गज सचिन तेंदुलकर 50वें जन्मदिन पर उनके जीवन और करियर का जश्न मनाती है। तो आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर की जो क्या थी, जो बुक लिखी गई थी बोरिया मजुमदार की हेल्प से, वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एम्ड एट इंटेंसिफाइंग सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। पूरक वेतन योजना को तेज करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये आपका 2004 में, 1994 में, 2014 में या फिर 2010 में। तो ये आपका शुरू किया गया था 2004 में। ठीक है, और ये कहाँ शुरू किया गया था, तो जो 150 सबसे गरीब जिले थे, सबसे गरीब जिले, उनमें ये शुरू किया गया था। बाद में इसको मनरेगा से जोड़ दिया गया था। ठीक है,
मनरेगा से बाद में इसको जोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभाओं या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण के लिए प्रावधान से संबंधित है? तो ये देखिए, इसकी बात हमने पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में की है। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट देख लिए होते तो ये क्वेश्चन आप बिना मतलब तुरंत ही बता सकते थे। आर्टिकल 29 239 ए 240 ए 240 या 239 ए। तो इसका आप सभी जानते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 239 ए। 239 ए जो है संसद को यह पावर देता है, यह शक्ति देता है क्या, कि वो जो है कानून बनाकर पुडुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या फिर दोनों बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, पहले जो है ये किसके लिए था? पहले ये आपका हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा में भी लागू होता था जब ये पूर्ण राज्य नहीं बने थे। कौन कौन? हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, मणिपुर, उसके अलावा त्रिपुरा और गोवा में भी लागू होता था। लेकिन जब से ये पूर्ण राज्य बने हैं इन पर अब ये लागू नहीं होता है। अब ये कहाँ पर लागू होता है? ये आपका पुडुचेरी में लागू होता है। अगर बात करें 239 ए की, ठीक है, ये जो है 239 ए, इस वाले आर्टिकल की अगर बात करें तो ये क्या कहता है? ये दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है और इसे राज्यपाल और विधानसभा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है एनसीटी के रूप में नामित करता है। कौन? 239 ए। ये दिल्ली को एक विशेष दर्जा देता है। ठीक है, याद रखना है। ये तो ये किसके लिए? पुडुचेरी के लिए हो गया और डबल ए वाला आपका दिल्ली के लिए हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल 240 है, तो आर्टिकल 240 आपका क्या बताता है? ये राष्ट्रपति को जो आपके विशिष्ट यूटीज हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दादरा एंड नगर हवेली हुआ, ठीक है, या दमन दीव हुआ, और पुडुचेरी में शांति, प्रगति और अनुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कौन सा? आर्टिकल 244। इसके लिए जो आपके स्पेशल यूटीज हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी में आपकी शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और ये दायरा क्या है इसका? तो ये यूटीज पर लागू होता है। कब लागू होता है? राष्ट्रपति को मौजूदा कानूनों को रद्द करने और नए नियम बनाने की भी अनुमति देता है। ठीक है, पुडुचेरी की विधानसभा के कार्यरत रहते हुए राष्ट्रपति उसके लिए कोई नियम नहीं बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पुडुचेरी की विधानसभा जो है वो कार्य कर रही है तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो कोई नियम बनाए। वो नियम केवल तभी बना सकते हैं राष्ट्रपति पुडुचेरी में जब वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो जाए या फिर निलंबित हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? गैर भारतीयों को शिक्षित करना, ब्रिटिश सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना, भारतीयों को प्रशिक्षित करना या फिर भारतीय सिविल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। देखिए, गैर भारतीयों, ये जो भारतीयों को तो ये प्रशिक्षित करने का इसका उद्देश्य नहीं था। जो ब्रिटिश लोग आते थे और जो यहाँ पर काम करने के लिए, मतलब काम से मतलब है जो सिविल सैनिक होते थे ब्रिटिश के, उनको यहाँ पर यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, और यहाँ के जो भाषा है या यहाँ के जो लॉज हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती थी। किसको? जो आपके ब्रिटिश अधिकारी होते थे, जो ब्रिटिश सिविल सेवक होते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है, देखिए इसमें आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आपका कहाँ पर है? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1800 में स्थापित किया गया था। दूसरा, किसके टाइम पर ये जो है स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर ये आपका स्थापित किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तो ब्रिटिश सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए ये स्थापित किया गया था। तो ये चारों ही जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज इज क्लासिफाइड अंडर द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। तो भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? तो मूल रूप से जो है वो 4 भाषाई परिवार माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार की इसने बात की है, तो तेलुगु, उड़िया, बंगाली या फिर असमिया। तो आपकी जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें आपकी कौन कौन सी आती है? तेलुगु आती है, तो ऑप्शन 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तेलुगु के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार की यहाँ बात हो रही है, तो तेलुगु के अलावा आ जाती है आपकी तमिल के बाद आ जाती है आपकी कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ के बाद आती है आपकी मलयालम। ये आपकी सब द्रविड़ भाषा परिवार की है। उसके बाद एक टोडा होती है आपकी, ये भी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? ये सारी द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा हैं वो यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा जो दूसरा भाषा परिवार है वो आपका इंडो आर्यन होता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, इंडो आर्यन।
भाषा परिवार जो है इसमें कौन कौन सी है, तो ये आपका सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे ज़्यादा परसेंट में जो है जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेजेज हैं। वो कौन कौन सी हैं आपकी, मतलब भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं वो इसी में से आती हैं। वो अभी कौन कौन सी, मैं सिर्फ यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने हैं, आप यहाँ पर नोट्स बना लें। मूल रूप से आपकी ये संस्कृत आती है इसमें, ठीक है, संस्कृत आती है। उसके अलावा आपकी हिंदी, बंगाली, ठीक है, हिंदी, बंगाली, बिहारी, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, यानी जो सारी जो ज़्यादा बोली जाती हैं भारत में। उसके अलावा कोंकणी जो है वो भी आपकी इसी में आती है, कोंकणी भाषा। कोंकणी के अलावा मराठी और उड़िया, ये सभी जो भाषाएं हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं वो आपकी इंडो आर्यन परिवार से आती हैं। उसके अलावा असमिया और पंजाबी, पंजाबी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, पंजाबी और असमिया जो है ये भी आपकी इंडो आर्यन परिवार में ही आती हैं। उसके अलावा एक और परिवार यहाँ पर आता है, तो मैं भी इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, आपको देखना है तो एक बार वीडियो को बैक करके आप जो मैंने बोला है उसको आप यहाँ पर लिख लेना। तो तीसरा परिवार एक आपका और आता है यहाँ पर, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर ऑस्ट्रिया एशियाटिक। कौन सा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो है वो यहाँ पर आता है। ये आपकी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये मेघालय, उड़ीसा और बिहार वाले एरिया में बोली जाती है। कौन कौन सी भाषा आती है इसमें, संथाली आती है, भंडारी आती है, ठीक है, और आपकी कोकू भाषा आती है, ठीक है ना, ये मतलब कम ही बोली जाती है। और उसके अलावा एक भाषा और आती है आपकी सकरा भाषा, ठीक है, ये आपकी क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आती है। और चौथा जो परिवार है वो आपका तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन परिवार में कौन कौन सी आती हैं आपकी, तो ये बोली जाती है आपकी अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल के अलावा असम, असम के अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। उसमें आपकी क्या है, बोडो, बोडो और मिजो, ये दो जो हैं ये दो भाषा यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती हैं। तो ये चार भाषा परिवार हमने आपको बताए कौन कौन से हैं। पहला आपका जो इसमें पूछा था द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा इंडो आर्यन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक और चौथा आपका तिब्बतो बर्मन परिवार जो है। तो ये चारों के चारों के आप नोट्स बना लेंगे, वीडियो को बैक करके देख लेंगे। इस तरह से आपके जीएस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन, चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पर। इसके भी हमको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 9 buckets are needed to fill a tank in 1 hour. How long will it take for only 6 buckets for the same type to fill the tank? एक टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए 9 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार की 6 बाल्टियों को उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी काम को इतने लोग इतने दिन में करते हैं, तो बताइए इतने लोग कितने दिन में कर लेंगे। तो बस ऐसा जो क्वेश्चन होता है आपका एमडीएच वाला मैन और आपका डे और आवर वाला, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह से हमें करना है। ये क्या कर रहा है, 9 बकेट यानी कि 9 बाल्टियाँ, ठीक है, कितना टाइम लेती हैं। अब देखिए ये मिनट में है तो हम आसानी होगी कि घंटे को मिनट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में होती है आपकी 60 मिनट, कि 9 लोग जो है वो 60 मिनट में करते हैं। तो बताइए कि 6 बाल्टियाँ जो हैं वो कितने मिनट में इसको भर देंगी। बस इतना सा काम हमें करना है। इसको काट लीजिए, 10 बार कटेगा, यानी कि x जो है वो आपका 90 आ गया, यानी कि 90 मिनट में वो जो है 6 बाल्टियाँ उस टैंक को भर देंगी, जिसको 9 बाल्टियाँ 1 घंटे में भरती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 22 एंड 44 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें 22 और 44 स्टूडेंट हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40 एंड दैट ऑफ सेक्शन बी इज 34, यानी वो ग्रुप जिसमें 22 स्टूडेंट्स हैं उसका जो एवरेज वेट है वो 40 है, और जिसमें 44 स्टूडेंट्स हैं उसका 34 है। तो बताइए एवरेज वेट होल ग्रुप का क्या होगा। तो हमें क्या पता है कि ग्रुप ए जिसमें 22 लोग हैं उसका एवरेज वेट जो है वो 40 है। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में एवरेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कर दिया, प्लस अभी हमारे पास 44 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं और उनका जो एवरेज है वो हमें 34 दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल वेट आ गया ए और बी दोनों ग्रुप का। अब हमें औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है पूरे ग्रुप का। तो हम जितने दोनों ग्रुप्स में लोग हैं उनसे इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल लोग कितने हैं, 22 और 44, कितना हो गया आपका 66 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से क्या 22 कॉमन ले सकते हैं या फिर हम 11 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, ये आपका 11 चौक 44 और 11 छिक्की 6 बार आपका ये कट जाएगा। अगर हम अब देखिए अब यहाँ से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 2 से 1 बार कटेगा, 2 से आपका 2 बार कटेगा, 2 से आपका 3 बार यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए ये कितना बचा आपका 40 बचा, और ये 34 दूनी 68 बचा, यानी कि 40 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 3 आपका ये यहाँ पर बच जाता है। अब इसको
ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 108 डिवाइडेड बाई 3 आएगा और ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 छंगा 18, 36 जो होगा वो पूरे के पूरे ग्रुप का यहाँ पर एवरेज वेट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। ये कहता है कि ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%, देन इंक्रीज बाई 30 एंड फाइनली डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर। एक संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है, फिर 30% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। तो बताइए कि संख्या में टोटल प्रतिशत की कमी कितनी आई है। तो हमने मान लिया संख्या जो है वो आपकी 100 थी, पहले 25% की कमी आई, तो हमने आपको बता रखा है जितने परसेंट की कमी होती है उसको हम 100 में से माइनस करके लिखते हैं और नीचे 100 लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 75 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 30% की वृद्धि होती है, तो इसको 100 में से प्लस करेंगे यानी कि 130/100 हो जाएगा। उसके बाद 20% की फिर से कमी होती है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। अब इसको काट पीट कर लेंगे तो देखिए 100 से ये पूरा 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से हम 100 को यहाँ पर काट देते हैं। उसके बाद देखिए 25 से ये 3 बार कटेगा, 25 से 75 और 25 चौके 100, ये 4 बार कटा और 4 से ये आपका 2 बार कट जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 3 × 13 × 2 बचा, तो 3 दूनी 6 और 13 6 का होता है आपका 78, 78 हमारा आ गया। यानी कि हमारे पास नंबर जो था 100 था और वो 100 से ओवरऑल कमी और बढ़ोतरी होने के बाद 78 बचा है। इसका मतलब वो यहाँ पर कितना कम हो गया है, तो ये आपका टोटल जो है 22% यहाँ पर कम हो चुका है। 100 पर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें वो देखना होता है कि 100 में कितने की कमी आई है, वही हमारा परसेंट होता है। तो 100 था, 100 से 78 रह गया यानी 22 की कमी आई है, तो इसका मतलब ये कि 22% जो है उसकी टोटल शुद्ध प्रतिशत कमी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन ए प्राइमरी स्कूल देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। एक प्राइमरी स्कूल में 40 लड़कियां हैं और 20 लड़की हैं, 40 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं क्लास 1 में। इन द हेल्थ चेकअप में ये पाया गया, इट इज़ फाउंड दैट द एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो आपका 18 है और द बॉयज़ का जो एवरेज वेट, अच्छा देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज़। तो बॉयज़ का एवरेज वेट हमें बताना है अगर टोटल क्लास का जो वेट है वो आपका 20 किलोग्राम है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया है वो ऐसे ही किया है। इसने कहा है कि गर्ल्स का जो वेट है वो 18 है एवरेज और गर्ल्स की जो नंबर्स है वो 20 है, तो टोटल वेट इनका कितना हो जाएगा, 20 × 18 हो जाएगा। हमारे पास बॉयज़ हैं 40, इनका हमें एवरेज नहीं पता है, पता करना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो टोटल क्लास का जो हमारा वेट है वो कितना है, टोटल क्लास का जो एवरेज है वो यहाँ पर कितना है, वो आपका 20 है। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हुए, देखिए 20 तो गर्ल्स हो गई और 40 आपकी क्या हो गई, बॉयज़ हो गए, तो टोटल 60 हो गई, ठीक है। तो 60 × 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि 20 एवरेज है 60 स्टूडेंट्स का, तो ये आप हमारा क्या है, टोटल वेट आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से हम 20 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर 18 बचेगा प्लस यहाँ पर आपका 2x बच जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 होता है, इज इक्वल टू 20 × 60 हमारा यहाँ पर है। अब देखिए हम ईजी क्या हो गया कि 20 से 20 हमारा यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 18 + 2x है और इधर हमारा 60 बचा है, तो 60 में से हम 18 को डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से 20 गई तो 40 यानी कि ये 42 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी 21 आ जाएगी। तो 21 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू, क्योंकि हमने x माना था, क्या x माना था हमने बॉयज़ का जो एवरेज है वो हमने x माना था, और x की वैल्यू 21 आई है, इसका मतलब यही जो होगा बॉयज़ का एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैव फेल्ड इज गिवन टू द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जैक्टली 3 और 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ये दिए हैं, 3 सब्जेक्ट में जो फेल है उनकी संख्या 6 है, 5 सब्जेक्ट में जो फेल है उनकी संख्या यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर 3 और 5 यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, यूनियन लेना है, या और की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो जो आपके फेल स्टूडेंट्स हैं वो कितने आ गए, आपके 10 हो गए, 6 और 4 दोनों को ऐड किया हमने, इनका रेशियो हमें किसके साथ बताना है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो आपके कितने थे, वो आपके यहाँ पर कितने थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट हैव फेल्ड, अच्छा इतने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अच्छा टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो आपके इनका टोटल हो जाएगा। तो देखिए इनका टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा, 18 और 10 28, 28 और 5 33, 33 और 6 होता है आपका 39, 39 और 7, 39 और 7 होता है आपका 46, 46 और 4 होता है आपका यहाँ पर 50,
क्या होता है 50, तो 10:50 यानी कि 1:5 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि इनके फैक्टर अगर आपको पता है तो फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर यहाँ पर देखिए क्या होगा। जब आप इसका फैक्टर करते हैं तो देखिए दो नंबर ऐसे हैं जिससे 2873 को काटा जा सकता है। एक तो है आपका 13 और एक है आपका 17। ठीक है, तो इसको आप काट के देख सकते हैं। अगर हम इसको 13 से, चलिए 13 से पहले इसको एक बार हम आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं। ठीक है, 13 से 13 दूनी 26, 27 बचा, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 बचा और 13 एकम 13। उसके बाद बचा क्या आपके पास 221, यानी कि एक बार 13 से कटने के बाद ये 221 बचा। अब ये 221 आपका किस से कट सकता है, तो ये 221 जो है ये आपका, अगर आप इसको फिर से 13 से काटना चाहें तो 13 एकम 13 और ये 91 बचेगा। तो ये आप कितनी बार कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ये 17 बार कट जाएगा। ठीक है, 221 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 13 इंटू 17 हो जाएंगे, यानी कि रूट के जो अंदर है वो हमारा क्या आएगा 13 इंटू 13 इंटू 17 आ जाएगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो चीज़ लिखी हुई हैं यानी पेयर हमें मिल रहा है तो एक जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि 13√17 जो है वो पहले वाले का आंसर यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमने आपको करके दिखा दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले को लिखेंगे 13√17 इंटू, अब 153 है, 153 भी आपका क्या है 17 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि 17 निम्मा 153 होता है, तो 17 और 9 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 17 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा और 17 जो है वो आपका अंदर ही यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, 3 आपका क्या है बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√17 जो है वो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा। और 196 जो है वो आपका किसका स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये आपका 14 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई। अब आप अगर इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो ये आपका किससे डिविजिबल है। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए कम से कम 20 तक के स्क्वायर को अगर आपको याद नहीं है तो इनको आपको याद करना होगा। ये होता है आपका 17 का क्यूब। 17 का क्यूब का मतलब है कि अंदर आपके 17 के 3 नंबर आएगा, क्यूब होता है क्योंकि अब एक पेयर बाहर आ जाएगा और एक 17 आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 17√17 ये आपका बच जाएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये आपका 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि एक √17 से, चलिए कलर चेंज करके इसको काट लेते हैं, एक √17 से हमने √17 को काट दिया है। ठीक है, उसके बाद 3 से हम इसको काट देंगे, 3 7 21 और 7 से ये 2 बार, 7 दूनी आपका क्या आ गया 14 आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है 13 इंटू 2√17 डिवाइडेड बाई 7, तो 13 इंटू 2 हो जाएगा आपका 26√17 डिवाइडेड बाई 17, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं इस तरह से 14 देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। ए बी और सी जो है वो किसी टैंक को तीनों मिलकर, तीनों की यहाँ पर टाइम दिया है 10 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप्स वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स। तीनों पाइप जो है वो 4 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद सी को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि देखिए पूरा जो टैंक है उसको 10 घंटे में भरते हैं। अब इसने कहा कि ये 4 घंटे तक सिर्फ इन्होंने काम किया, तो 4 घंटे में नहीं, अब देखिए पूरा टैंक कितना है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना है 1/10 भर देंगे, 1/10 भर देंगे। इन्होंने कहा कि 4 घंटे तक तीनों ने काम किया, तो 4/10 टैंक जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। 4/10 का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/5। अब यहाँ पर बचा हुआ कितना है, तो बचे हुए निकालने के लिए हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। कैसे 1 - 2/5 एलसीएम लेंगे तो 3/5 आपका ये हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका रिमेनिंग है, इतना टैंक आपको और भरना है। अब इसने क्या कहा है, ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 12 आवर्स। ए और बी इतने बचे हुए पार्ट को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर हमारा जो टैंक का पार्ट है वो कितना बचा हुआ है 3/5 बचा हुआ है, और इसको कितने में भर सकते हैं, दोनों मिलकर ए और बी इसको 12 घंटे में भर सकते हैं। तो ये आपकी देखिए 1 घंटे की कैपेसिटी यहाँ पर आ जाएगी 3 चौक 12 4 पंजे 20, यानी कि 1/20, 1/20। तो यहाँ पर देखिए तीनों की 1 घंटे की कैपेसिटी क्या थी 1/10 थी, और इन दोनों की 1 घंटे की कैपेसिटी क्या है 1/20 है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे समझ में ये आ गई कि ए बी सी जो है, ए बी सी तीनों मिलकर उस टैंक को 10 घंटे में भरेंगे, और ए बी दोनों मिलकर उस टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है,
अब इनका दोनों का हम अगर एलसीएम ले लें तो 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। इसका मतलब यह है कि तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। यहाँ से हमें क्या है सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। सी की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी कि ए बी सी की में से हम ए बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो सी की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ जाएगी। ए बी सी की 2 है, ए बी की 1 है, तो सी की कितनी आ जाएगी 2 - 1 1, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। पानी हमारा कितना भरा जाना है, पानी टोटल हमारा 20 यूनिट यहाँ पर भरा जाना है। सी 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो टोटल जो टाइम है इसने कहा कि तो सी अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। पूरी टंकी की यहाँ पर बात हो रही है, कोई रिमेनिंग की या जो उसने भर चुकी है उतने की बात नहीं हो रही है। तो पूरा पानी जो है वो 20 लीटर भरा जाना है। सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो टोटल इसको यहाँ पर 20 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एट व्हाट रेट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बी 3 टाइम्स। देखिए 3 टाइम होने का मतलब क्या है, कोई वस्तु मान लीजिए अगर 100 थी तो वो 300 हो जाएगी, ये है 3 टाइम का मतलब, ठीक है। इसका मतलब वो कितनी बढ़ी, तो ये देखिए 200 यहाँ पर बढ़ेगी, 200 यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि ये 100 था तो उसको ब्याज कितना मिला, ब्याज उसको इसका दुगना मिला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर डबल मिला है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर समझने की थी। अब ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, हमें क्या है फॉर्मूला पता है, एसआई होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। एसआई हमें कितना मिला, एसआई जितना हम मानकर चले थे, अगर हम यहाँ पर एक्स मानकर चल रहे हैं तो ये आपका 2x हो जाएगा। अगर आप पी मान के चलोगे तो 2p हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डबल होगा, तब ये दोनों मिलकर इसका 3 गुना बना देंगे। ये चीज़ यहाँ पर बस समझने की थी। तो हम मानकर चलते हैं कि प्रिंसिपल हमारा p था, तो जो एसआई है वो हमारा 2p हो जाएगा। तो 2p इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो p से आपका p कट जाएगा, ये आपका कितना आ गया 200 बराबर r इंटू टी। आर हमारा कितना दे रखा है, आर नहीं पता, टी हमारा 4 साल दे रखा है, टी हमारा 4 दे रखा है, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, आर हमारा यहाँ पर 50% आ जाएगा, यानी रेट जो होगी वो 50% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर की जो सारी साइड होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है, और जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एल हमें दे रखी है 18 और ब्रेथ दे रखी है 2, यानी कि 18 इंटू 2 हो जाएगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 18 दूनी 36, और 36 होता है आपका किसका स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी √6। तो √36 यानी कि 6 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर होगी वो आपकी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए 2 इंटू 2 सिंपली क्या करना है, पहले जो नंबर दिख रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी आपका आया 4, प्लस यहाँ भी 2 दूनी क्या आया 4। अब थोड़ा सा खेल हमें यहाँ खेलना है पॉइंट का। अब जितने के बाद पॉइंट होता है बस हमें उतने के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट है, दूसरे के बाद पॉइंट यानी कि 2 के बाद पॉइंट है, तो हम 1 0 लगा के यहाँ पर क्या है पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद पॉइंट है और 1 के बाद पॉइंट यानी कि 3 के बाद पॉइंट है, तो हमें यहाँ 2 0 लगानी पड़ेगी। अब ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवाइडेड बाई हमारा दे रखा है 0.044। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर क्या है 0.4 है, यहाँ पर क्या है 0.04 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 4 आया 0 आया पॉइंट आया, तो नीचे और ऊपर दोनों सेम चीज़ बन गई। 0.044 डिवाइडेड बाई 0.044 एक बार कट जाएगा, एक आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने इंग्लिश वाले सेक्शन पर, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जंबल पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं उनको जंबल ऑर्डर में दे रखा है, इनको मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज अ रिमार्केबल ऑर्गन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग द चेंजिंग थ्रू आउट लाइफ। तो क्या है, यहाँ पर पहला ही सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो ये आपका पैराग्राफ है ये कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूसरा वाला सेंटेंस अभी देखते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस, तो पहला वाला सेंटेंस देख के हमें पता लग रहा है कि यहीं से जो एक तरह से इंट्रोडक्शन जो है हमारे पैराग्राफ का शुरू हो रहा है, और आपको पता चलेगा भी क्यों नहीं। ये अगर आप देखिए ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो सारे ऑप्शन आपके ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है आपको ये बताने में कि सेंटेंस जो है वो ए से ही स्टार्ट होगा, यानी ए आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि ए के बाद आपका कौन सा आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल कैन डेवलप न्यू स्किल, रिकवर फ्रॉम इंजरीज एंड इवन अल्टर डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स। तो ये कहीं ना कहीं देखिए रिजल्ट की बात कर रहा है। तो रिजल्ट की बात यहाँ पर कब आती है, जब लास्ट में बात पहुँच जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए के बाद बी तो हमारा यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये चीज़ इसने क्लियर कर दी है।
तो बी ए के बाद जिसमें आ रहा है उसको हम अभी हटा देते हैं। उसके बाद हम सी पढ़कर देखते हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द ब्रेन इज नॉट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर बट अ डायनामिक एंटिटी दैट कंटिन्यूअसली रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जो ब्रेन जो है वो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि जैसा बन गया वो बन गया, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं। वो क्या है, एक डायनामिक है, यानी कि वो चेंज होता रहता है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ए के बाद आपका 100% सी ही आएगा। ठीक है, ए के बाद 100% सी ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। सी के बाद ई, फिर बी और फिर डी जो है दिस इज द, अच्छा देखिए एज ए रिजल्ट हमारा किस में आ रहा था, एज रिजल्ट हमारा बी में आ रहा था, देखिए आपका लास्ट में आया है, सेकंड लास्ट। और डी बिल्कुल ही कंक्लूजन दे रहा होगा, दिस अडेप्टेबिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोरी फॉर्मेशन एंड इमोशनल रेजिलियंस। देखिए बिल्कुल सही बात है, बी के बाद डी जो है वो इसको एकदम यहाँ पर कंक्लूड कर रहा है, इसलिए डी लास्ट में आया है। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विद ईच स्ट्राइड द रनर मूव्ड डैश टुवर्ड द फिनिश लाइन। तो देखिए ईच स्ट्राइड के साथ साथ रनर जो है मूव कर रहा था, कहाँ मूव कर रहा था, फास्टर फिनिश लाइन की ओर। तो फास्टर और फास्टर आएगा, मोर फास्टर फास्टर आएगा, फास्टर फास्टेस्ट आएगा, या फिर फास्ट फास्टर आएगा। तो देखिए जब भी बात हमारी आती है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग स्पीड की, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फास्टर एंड फास्टर। ये रनर जो है वो तेज से और तेज फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर आपको बताना है कि इस पैराग्राफ में, इस सेंटेंस में जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपका कौन सा है। तो हमें देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है इसमें, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया होता है। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखने हैं। ये बिल्कुल मैं आपको अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका कितना है, इसको आप हटा दीजिए, इसको आपको हटा दीजिए। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है कि इन 4 में से ये छांट कर बताइए कि इनमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपका कौन सा है। देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कमिटमेंट, कमिटमेंट देखिए जब आप वर्ड को कई बार पढ़ चुके होते हैं तो, और जब वो गलत आपके सामने आता है तो वो आपकी आंखों को अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कमिटमेंट यहाँ पर मेरी आंखों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती है। एग्रीकल्चर एकदम सही है, पॉलिसी मेकर एकदम सही है। देखिए कमिटमेंट में क्या है, कमिटमेंट में डबल एम आता है, कमिटमेंट, ठीक है, इसलिए ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए ये आपको अच्छा लगने लगा होगा। जब आप वर्ड्स को कई बार पढ़ चुके होते हैं और फिर वो आपके सामने गलत मीनिंग, गलत स्पेलिंग में आता है तो वो आपको दिख जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका बस इतना क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको देखकर बताना है। सस्टेन्ड का एकदम सही स्पेलिंग यहाँ पर है अनप्रिविलेज, तो प्रिविलेज की स्पेलिंग आपको यहाँ पर अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो अंडर की भी यहाँ पर एकदम ठीक है। इंक्लूसिविटी, बिल्कुल इंक्लूसिव की स्पेलिंग भी यही होती है, और इसमें आई टी वाई लगता है तो ये आपका यहाँ पर हट जाता है। और एक्सेसिबिलिटी, देखिए एक्सेसिबिलिटी जो लिखा है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें डबल सी ई और फिर उसके बाद डबल एस आता है। ठीक है, क्या आता है, ए डबल सी ई डबल एस आई बी आई एल आई टी वाई। एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग जो है वो ये होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी होता है। The novel, which was written by the relatively unknown author and received little initial publicly, unexpectedly become a bestseller and won several prestigious literary award। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटेंस डेफिनेटली आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा आंसर आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। सारे ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब सेंटेंस को फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि किस टेंस में आपका दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट आपका क्या था, नोवेल विच वाज अननोन ऑथर एंड रिसीव्ड लिटरल इनिशियल पब्लिसिटी अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है। अनएक्सपेक्टेडली बिकेम, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिकेम आपको ये बता देगा कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, बिकेम अ बेस्ट सेलर। और पास्ट में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडंट इट यहाँ पर सही होगा, डिडंट इट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके देखिए आपको दिया है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको पढ़ना है और फिर इनके आंसर यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समरीज द पैसेज। तो ये हम पढ़कर ही पता चलेगा। देखिए डी ग्रोथ और जीडीपी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इतना अंदाजा आपको क्वेश्चन पढ़कर ही हो जाना चाहिए कि पैसेज जो है आपका वो जीडीपी। देखिए यहाँ पर एक जगह जीडीपी भी आपको दिख रहा है और देखिए डी ग्रोथ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है वो आपका डी ग्रोथ के बारे में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। आगे है आपका व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज द गोल ऑफ द डी ग्रोथ मूवमेंट। तो अब देखिए फटाफट से, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स कंसेप्ट ऑफ डी ग्रोथ हैज इमर्ज्ड एज compelling counter narrative to the dominant economic paradigm that equate progress with perpetual growth. Unlike conventional model that prioritize gross domestic product (GDP) as the primary indicator of the nation's success, degrowth advocates argue that endless economic expansion is neither sustainable nor desirable. They contend that such model often lead to environmental degradation, depletion of finite resources, and widening social inequalities. Degrowth is not about recession of economic collapse, but rather about the deliberate downscaling of production and consumption in ways that enhance human well-being and ecological balance. It calls for systematic change such as reducing work hour, embracing low-impact lifestyle, prioritizing local economies, and redistributing wealth. In doing so, it process a redefinition of prosperity based on social equity and environmental स्टुअरशिप एंड कम्युनिटी रिजिलेंस। देखिए इसको आप पढ़ लेना ठीक से, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम इसमें चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पैसेज। तो पैसेज किसके बारे में है ये आपको बताना है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा और यहाँ पर समझ भी लिया होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये किसको समराइज करता है, तो ये कहीं ना कहीं डिग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो ग्रोथ इज वाइटल ये नहीं होगा, ग्रोथ इज रेडिकल ये भी नहीं है, तो डिग्रोथ टेकल्स प्रॉब्लम ऑफ एंडलेस ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो सेंट्रल थीम की अगर यहाँ पर बात करें तो सेंट्रल थीम यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, रेजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, बेनिफिट ऑफ हाई जीडीपी, क्रिटिक ऑफ ग्रोथ, कॉल फॉर डी ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए कॉल फॉर डी ग्रोथ के बारे में ही यहाँ पर ज़्यादा बात हो रखी है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो टोन यहाँ पर सरकास्टिक कुछ भी नहीं है, यानी कि व्यंग नहीं हो रहा है, एग्रेसिव भी नहीं है, डिमांड भी नहीं हो रही, इनडिफरेंट एंड कैजुअल भी नहीं है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और उसका रिफ्लेक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। जीडीपी और डी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो देखिए डी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइटल की अगर बात करें तो ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ, कहीं ना कहीं डी ग्रोथ अ पाथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, जीडीपी एंड इनोवेशन, क्योंकि सारी बात जीडीपी के बारे में नहीं हुई है, डी ग्रोथ के बारे में बहुत यहाँ पर बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही जो होगा वो यहाँ पर आपका बेस्ट टाइटल होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज द गोल ऑफ द डी ग्रोथ मूवमेंट। डी ग्रोथ मूवमेंट का गोल जो है वो यहाँ पर क्या बताया गया है, इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, शॉर्टर वर्क वीक्स एंड वेल्थ redistribution, promoting industrial globalization, expansion of fossil fuel नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, हिंदी भाषा वाले सेक्शन पर। इसके भी हमको 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आंचल पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आंचल पसारना, देखिए आप सभी जानते हैं आंचल पसारने का मतलब क्या होता है कि किसी के सामने मतलब अपना एक तरह से किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना कि भीख सी मांगना या याचना करना। याचना करना यहाँ पर एकदम सही होगा, क्रोध नहीं होगा, रुलाना नहीं होगा, दुख लेना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी के सामने आंचल पसार देना, किसी से विनती करना, याचना करना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 पर आइए। वर्तनी की दृष्टि से हमें यहाँ पर बताना है कि किस अंश में त्रुटि है। पुस्तकालय से जो पुस्तकें लाए हो उन्हें बृहस्पतिवार, देखिए देखते ही आपको पता चल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में बृहस्पतिवार कैसे लिखा जाता है, नीचे आपका री वाला बनता है, ठीक है, बृहस्पतिवार, बस यही आपकी गलती है, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। यह खुशखबरी सुनकर लोकेश आह्लाद में डूब उठा। आह्लाद क्या होता है, शोक होता है। मगन, देखिए खुशखबरी अगर होगी तो शोक में नहीं डूबेगा। मगन भी नहीं होगा। विरह होता है, विरह होता है किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है, किसी से अलग होने का जो दुख होता है उसको विरह कहते हैं। मगन आप जानती हैं मगन हो जाना। तो आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी, अत्यधिक खुशी को कहते हैं। तो प्रमोद का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक खुशी होता है। तो यही इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। जिसका जो अधिकारी है वह उसे ने मिलकर किसी और को मिलना, इसको क्या कहते हैं। इसके लिए कौन सा जो व्यंजक है वो यहाँ पर सही है। दूल्हे को पत्तल नहीं, भजनीय नहीं, आपका बनिया होगा, बनिए को थाल।
बनिए को, बजनिए को थाल। अच्छा, दूल्हे को ये भी गलत लिखा है। ये आपका क्या है एक्चुअल में, चूल्हे को पत्तल नहीं बनिए को पान, ये होता है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। ये एक्चुअल में होता है, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कि चूल्हे को पत्तल नहीं, सॉरी चूल्हे नहीं, दूल्हे को पत्तल नहीं और बनिए को पान। इसका मतलब ये है कि जिसकी जहाँ पर जो हकदार है, ठीक है, जो हकदार है उसको बुनियादी चीज़ भी नहीं मिल रही है, जो हकदार है उसको बुनियादी चीज़ भी नहीं मिल रही है, और जो आपका समर्थ है, तो बनिया यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, बनिया समर्थ लोगों के लिए बोला गया है। बनिए को पान, उनको विलासिता, पान यहाँ पर क्या है, एक विलासिता यानी कि लग्जूरियस का सिंबल यहाँ पर माना गया है, कि जो जो हकदार है उसको तो वो चीज़ भी नहीं मिल रही है जो बुनियादी है, जिसकी जिसकी मतलब बेसिक नीड भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, कहने का मतलब ये, बनिए से मतलब यहाँ अमीर को कहा गया है, उनको विलासिता लग्जरियस की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, ठीक है, कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पैसा पास नहीं होना, लेकिन फिर भी क्या है, बिल्कुल शहंशाह वाले शौक पालना। ठीक है, होते हैं ना बहुत से लोग, उसके लिए ये भी कह सकते हैं कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ऐसे बहुत सारे आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे बिल्कुल होते होंगे कि वो मतलब कॉपी करेंगे अंबानी को, लेकिन घर में उनके कुछ भी नहीं होता है। तो कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, ये होगा। खरी मजदूरी चोखा काम, यानी कि अगर आपको अच्छा काम कराना है तो फिर मजदूरी आपको टाइम से देनी होगी। इसका मतलब ये, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब अगर आप चारों तरफ से चीज़ें समेटने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ये इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको ये हो जाएगा कि दूल्हे को पत्तल नहीं और बनिए को पान, तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। निम्नलिखित वाक्यों का उचित क्रम आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, बाजार बंद रहेगा, इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। मंगलवार को व्यापारियों, ये बिल्कुल सही है, मंगलवार को व्यापारियों की हड़ताल है, तो 2 के बाद आया 4, ऑप्शन नंबर सेकंड एक ही में ये है, तो 2 के बाद 4, उसके बाद 3, 1, क्या है, मंगलवार को व्यापारियों की हड़ताल है, इसीलिए उस दिन बाजार बंद रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ आ चुका है, तो उसके लिए हम क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये तो आप वैसे भी जानते हैं, उद्दंड मारतंड है। दूसरा क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र को नुकसान क्यों उठाना पड़ा। तीसरा है, गद्यांश में उपयुक्त आरंभ का पर्यायवाची, तो आरंभ का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। उसके अलावा गद्यांश के लिए शीर्षक, और 10वां प्रश्न है, उत्तरार्ध के लिए विलोम क्या होगा, तो उत्तरार्ध के लिए पूर्वार्ध होता है। ये भी आप देखिए, 1-2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली मिल जाते हैं बिना आपको गद्यांश पढ़े हुए ही। अब इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में लगाई थी। सन 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र गंवाकर धार्मिक पुस्तकें छापनी आरंभ की। सन 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में मुद्रण कार्य को आरंभ किया गया। अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राजा राम मोहन रॉय ने की थी। सन 1821 में उनके सहयोग से संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख रहते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लिखना आरंभ किया, जिससे परंपरावादी हिंदू उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। हिंदी का पहला पत्र जो है, उद्दंड मारतंड, 1826 में प्रकाशित हुआ। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। हिंदी का दैनिक पत्रकार समाचार सुधावर्णन श्याम सुंदर सेन की संपादकत्व में कलकत्ता से ही निकला। 19वीं सदी में उत्तरार्ध कहते हैं, जैसे कोई मान लीजिए ये चीज़ है, एक होती है पूर्वार्ध, एक होती है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब जो पहले का टाइम होता है, उत्तरार्ध मतलब जो अंतिम का टाइम होता है। ठीक है, तो उत्तरार्ध का भी विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्वार्ध हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा था। पत्र पत्रिका का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा, इससे नए विचारों का आदान प्रदान और सुविधा हुई। विगलित सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरुद्ध पत्र का अच्छा उपयोग किया जाने लगा। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाही को विरोध हुआ जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थी। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता में प्रचार प्रसार में भी पर्याप्त सहयोग मिला। भारतीय हिंदुत्व के समय में शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा हो जिसका संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से न रहा हो। तो पहले का आंसर आपको मिल चुका है। दूसरा आपका यहाँ पर यह संवाद कौमुदी समाचार पत्र को नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, सती प्रथा के विरुद्ध लिखना शुरू किया, तो धार्मिक रूढ़ियों के विरोध के कारण। हाँ, तो 7वें का आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गद्यांश में आरंभ का पर्यायवाची, आरंभ का हमें क्या बताना है, यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। तो आसमान नहीं होगा, आधार नहीं होगा, आभूषण नहीं होगा, सूत्रपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गद्यांश के लिए शीर्षक क्या होगा, तो भारत में मुद्रण का विकास, हिंदी पत्रकारिता, समाचार पत्र या फिर दूरदर्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका हिंदी पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 10 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, गद्यांश में उत्तरार्ध के लिए
पूर्वार्ध ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हिंदी के 10 प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट के सभी 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए